Yes, good morning students. Welcome to SD Commerce Career. In the last lecture हम लोगों ने सर LLP एक्ट स्टार्ट कर रखा था एंड LLP एक्ट के अंदर जो लास्ट टू लास्ट टॉपिक्स हम लोगों ने रीड आउट किए दैट इज सर पार्टनर एंड इट्स रिलेशंस के बारे में क्लियर एंड द मेन टॉपिक्स जो हमने लास्ट टू लास्ट खत्म किए थे दैट इज ऑल अबाउट एक विसल ब्लोइंग के नाम से आपने टॉपिक रीड आउट किया था एंड इससे पहले इन केस ऑफ फ्रॉड पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो क्या रहेगी क्लियर। तो इन नॉर्मल दीज टॉपिक्स इतना कोई हार्श प्रोविजन नहीं थी कि अगर मैं आपको कहूं कि यहाँ पे बहुत कुछ लर्न करने वाला था। हाँ, प्रोवाइडेड ये वाला जो टॉपिक था कि इन केस ऑफ फ्रॉड जो हमारे पार्टनर्स हैं या हमारी जो LLP है कौन लायबल होगी। यस प्लीज। तो लास्ट टू लास्ट जो टॉपिक हमने कवर किया था दैट इज ऑल अबाउट द विसल ब्लोइंग एंड इन केस ऑफ फ्रॉड आपकी जो लायबिलिटी बनती है। सर ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने यहाँ पे क्या किए थे, कवर किए थे। नाउ इन द लास्ट लेक्चर कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैं आपको आज कवर करवाने वाला हूं और आज आपका LLP एक्ट क्या हो जाएगा सर, कंप्लीट क्लियर। सो अवर टुडेज फर्स्ट टॉपिक इज फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स। फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स का मतलब क्या है कि लाइक सर जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स वगैरह हमने बनानी होती हैं तो वो फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स एज पर द LLP एक्ट के अकॉर्डिंग टू हमें क्या क्या मेंटेन करना है या नहीं करना, ऑडिट करवाना है या नहीं करवाना, वो सारी प्रोविजंस हमारी किस में एक्सप्लेन्ड है, फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स के अंदर, जिनमें नंबर 1 सेक्शन है आपके पास सेक्शन 34 दैट इज मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स अदर रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट। नंबर 1 इज proper books of accounts. The LLP shall maintain such proper books of accounts as may be prescribed relating to its affairs for each year of its existence. मतलब हर साल आपने अपनी बुक्स बनानी ही बनानी है, चाहे कैश बेसिस पे बनाओ चाहे तुम एक्रूअल बेसिस पे बनाओ, दोनों अलाउड है क्लियर। एंड अकॉर्डिंग टू, एंड वर्ड है, एंड मीन्स प्लस, अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग एंड शैल मेंटेन द सेम एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। और ये बेसिकली जो बुक्स आपके पास होंगी सर ये बुक्स आपके रजिस्टर्ड ऑफिस में होनी चाहिए फॉर सच पीरियड एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। तो नॉर्मली LLP शैल मेंटेन दैट मीन्स सर LLP को भी मैंडेटरी है कि आपने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करनी ही करनी है क्लियर। हर साल मेंटेन करनी है, चाहे तुम कैश बेसिस पे करो या एक्रूअल बेसिस पे करो, डबल एंट्री सिस्टम पे होनी चाहिए और अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में आप उसको क्या करोगे, मेंटेन करोगे। नेक्स्ट इज स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। एवरी LLP shall within a period of 6 months from the end of each financial year। अगर मैं कह रहा हूं लाइक दिस सर 31 मार्च 2020 को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या हुआ, एंड हुआ, तो 31 मार्च 2020 के विद इन 6 मंथ्स के अंदर प्रिपेयर एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी बनाओ क्लियर। एंड फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर एज एट द लास्ट डे ऑफ द सेड फाइनेंशियल ईयर in such form as may be prescribed and such statement shall be signed by the designated partner. Underline the word sir, signed by the designated partner of the LLP। और वो जो statement of account and solvency होगी सर ये आपको बेसिकली क्या करवानी पड़ेगी, फाइल करवानी पड़ेगी। That means sir which is signed by the designated partner of the LLP। ये स्टेटमेंट आपको क्या बताएगी, ये स्टेटमेंट हमें क्या एक्सप्लेन करती है कि बेसिकली हमारी LLP की पोजीशन सॉल्वेंट है। दैट मीन्स हमारा कोई भी इंसॉल्वेंट होने वाला पॉइंट अभी नहीं है। दैट मीन्स हमारे अकाउंट्स की पोजीशन, हमारी LLP की पोजीशन प्योरली पूरे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, सॉल्वेंट क्लियर। एवरी LLP shall file within
within the prescribed time the statement of account and solvency prepared pursuant to subsection 2, जो हमने ऊपर ये स्टेटमेंट तैयार करी, ये किसके पास फाइल करनी है? रजिस्ट्रार के पास हर साल इन सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकम्पेन्ड बाय सच फीस। फ्री में तो वैसे ही नहीं करने देंगे वो, क्लियर? तो नॉर्मल सा पॉइंट, ये जो थर्ड पॉइंट इन्होंने एक्स्ट्रा बना दिया वो तो वैसे ही पता सर, ये जो स्टेटमेंट हमने बनाई ये स्टेटमेंट किसके पास फाइल होएगी? आरओसी के पास, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी, अंडरलाइन द वर्ड, क्या लिखा हुआ है? shall be audited, दैट मीन्स सर ऑडिट इज कंपल्सरी, ऑडिट इज कंपल्सरी, ऑडिट आपको करवाना पड़ेगा ही पड़ेगा। द अकाउंट्स ऑफ एलएलपी शैल बी ऑडिटेड इन अकॉर्डेंस विद सच रूल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। हाउएवर द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट exempt any class or classes of LLP from the requirements of this subsection। बाकी सर सरकार की मर्जी है कि वो किसी भी LLP को या classes of LLP को क्या कर सकती है? exempt कर सकती है, but for the time being what the provision is कि audit करवाना, LLP का audit होना क्या है? mandatory है, compulsory है। yes, any LLP which fails to comply with the provision of this section means sir section 34, इस सेक्शन का कंप्लायंस अगर आपने नहीं किया shall be punishable with fine which shall not be less than 25,000 and which may extend to rupees 5 लाख। मतलब 25,000 से लेके मैक्सिमम 5 लाख तक का फाइन। एंड एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर, क्योंकि बेसिकली यही तो वो पार्टनर है जो आपकी एलएलपी को क्या कर रहे हैं? रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एवरी डेजिग्नेटेड पार्टनर ऑफ सच एलएलपी शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच शैल नॉट बी लेस देन, सर इनके ऊपर 10,000 से लेके सर 1 लाख रुपए तक का फाइन इनके ऊपर एप्लीकेबल है। क्लियर? एंड द नेक्स्ट इज सेक्शन 35। सेक्शन 35 इज बेसिकली एनुअल रिटर्न। एनुअल रिटर्न मीन्स every LLP shall file an annual return duly authenticated with the registrar। सर ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जाते ही किसके पास हैं? आरओसी के पास। विद इन, टाइम लिमिट नोट डाउन करने वाली है, विद इन 60 डेज, सर 60 दिन ऑफ द क्लोजर ऑफ इट्स फाइनेंशियल ईयर। अगर 31 मार्च 2020 को हमारा क्लोजर हुआ तो यहां से विद इन 60 डेज के अंदर अंदर मुझे ये एनुअल रिटर्न फाइल करनी ही करनी है, विच इज इन द सच फॉर्म एंड मैनर एंड अकम्पेन्ड बाय सच फीस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। एंड एनी एलएलपी विच फेल्स टू कंप्लाई, क्लियर? एलएलपी अगर मान लो ये फेल करती है तो नेचुरली सर उसके ऊपर सेम केस कि 25,000 से लेके 5 लाख तक का फाइन। एंड इफ द एलएलपी कॉन्ट्रावीन्स द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, द डेजिग्नेटेड पार्टनर जो होंगे उनके ऊपर भी सेम 10,000 से लेके सर 1 लाख तक का फाइन एप्लीकेबल होगा। तो मेन चीज यहां पे याद रखने वाली सर, एक मैं कलर चेंज कर रहा हूं, एक नंबर 1 पॉइंट यहां पे क्लियर, इधर से पनिशमेंट वगैरह को छोड़ के नंबर 2 एलएलपी का ऑडिट क्लियर, नंबर 3 स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी जो विद इन 6 मंथ फाइल करनी है, एंड नंबर 4 प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जो कि कैश या एक्रूअल बेसिस पे, डबल एंट्री बेसिस पे और रजिस्टर्ड ऑफिस में क्या होंगे? मेंटेन होंगे। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरह कवर होता है। क्लियर? तो इसको भी आप अलग से एक वेटेज प्रोवाइड करके चलना। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब नेक्स्ट इज सर कन्वर्शन इनटू एलएलपी। अगर आप अपनी एलएलपी को कन्वर्ट करवाते हो इनटू, दैट मींस आप अपनी फर्म को, आप अपनी प्राइवेट कंपनी को या आप अपनी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट करवाना चाहते हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर कन्वर्ट करवाने के लिए आपको सारी प्रोविजंस जो सेकंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल एंड फोर्थ शेड्यूल में गिवन है सर, वो सारे कंप्लायंसेस पहले आपको करवाने पड़ेंगे। तो इन 3 पॉइंट्स के अंदर कुछ नहीं लिखा हुआ जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके पहले, सबसे पहले पेज पे जहां पे शेड्यूल्स गिवन थे। हाँ, बस यहां पे सेक्शन इंट्रोड्यूस कर दिए कि सेक्शन 55, 56 एंड 57। नाउ रजिस्ट्रेशन एंड इफेक्ट ऑफ कन्वर्जन, ये चीज मेन पढ़ने वाली है कि कन्वर्जन होने के बाद जो रजिस्ट्रेशन आपको मिलती है उसके इफेक्ट्स आपके क्या होंगे। द रजिस्ट्रार ऑन सेटिस्फाइंग दैट
a firm, a private company or an unlisted public company as the case may be has complied with the various schedules. कौन कौन से? फर्म के ऊपर सेकंड, प्राइवेट का थर्ड एंड अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी का फोर्थ शेड्यूल, कि जो प्रोविजंस एक्ट के अंदर, जो रूल्स एक्ट के अंदर बनाए गए या वेरियस शेड्यूल्स बनाए गए कन्वर्शन के लिए, अगर आपने वो सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया, अगर आपने वो सारे पॉइंट्स का कंप्लायंस किया, तो रजिस्ट्रार वो डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर्ड कर देगा और आपको सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या कर देगा? प्रोवाइड, एज द रजिस्ट्रार में डिटरमिन स्टेटिंग दैट LLP is on and from the date specified in the certificate registered under this act. That means अगर रजिस्ट्रार सेटिस्फाइड हुआ कि आपने सारे कॉम्प्लायंसेस क्या किए? कंप्लीट किए, तो वो बेसिकली आपकी LLP नए वाली क्या कर देगा? रजिस्टर्ड कर देगा एंड आपको एक सर्टिफिकेट क्या कर देगा? इशू कर देगा. क्लियर? एंड on and from that date which is specified means sir which is mentioned in the certificate, उस दिन से सर आपकी LLP एग्जिस्टेंस में काउंट करी जाएगी. उस दिन से आपकी LLP एग्जिस्टेंस में काउंट करी जाएगी. यस. नाउ नंबर 2, the LLP shall within 15 days of the date of registration inform the concerned registrar of firms or registrar of companies as the case may be with which it was registered, जिसके पास वो पहले रजिस्टर्ड थी. क्योंकि आज तो सर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास चार्ज है किसका? LLP का. अगर मान लो वो पहले क्या थी? फर्म का कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. कंपनीज का कौन होता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज. मतलब सर आप जिस दिन रजिस्टर्ड हो चुके एज अ LLP, आप अपने पुराने रजिस्ट्रार को ये बताओगे विद इन द 15 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, आप अपने पुराने रजिस्ट्रार को बताओगे, कंसर्न रजिस्ट्रार को बताओगे कि सर मैं अब LLP में कन्वर्ट हो चुका, मेरा स्टेटस चेंज हो चुका, तो काइंडली आप अपने रजिस्टर में से मेरा नाम कट कर दीजिए. अब जैसे ROF होएगा, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स, वो आपका नाम रजिस्टर ऑफ फर्म्स में से काट के क्लियर ROC के पास अपडेट करवा देगा. एंड जो कंपनी है, कंपनी का तो पहले ही चार्ज किसके पास है? ROC के पास है. तो ROC आपका नाम कंपनीज की लिस्ट में से काट के LLP की लिस्ट में क्या कर देगा? ऐड कर देगा. क्लियर? नाउ सर अपॉन सच कन्वर्शन the partners of the firm, shareholders of a private company or unlisted public company, clear, as the case may be, the LLP to which such firm or such company has converted and the partners of the LLP shall be bound by the provisions of various schedules as the case may be applicable to them. अब क्योंकि सर आप पहले पार्टनर थे फर्म के या शेयर होल्डर थे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी के, आज आपकी क्या बन चुकी? LLP. तो LLP के ऊपर लगने वाले सारे एक्ट्स, क्लियर, बेसिकली वो सारी प्रोविजंस वेरियस शेड्यूल्स की, वो सारी की सारी पार्टनर्स ऑफ द LLP के ऊपर भी क्या होंगी? एप्लीकेबल होंगी. अपॉन सच कन्वर्शन on and from the date of certificate of registration, the effect of conversion shall be such as specified in various schedules as the case may be. कोई ज्यादा दूर नहीं सर, वो इफेक्ट भी नीचे ही आपको एक्सप्लेन कर गया. इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन में आपको क्या पढ़ा रहा है? कहता है नोट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन स्पेसिफाइड इन द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशूड under the various schedule as may be. अभी तक तो वही ऊपर वाली लाइन थी. There shall be a LLP by the name specified in the certificate of registration. जो भी नाम LLP का होगा सर वहां से आपकी LLP इनकॉर्पोरेट होगी. एंड ऑल टेंजिबल, चाहे वो मूवेबल है चाहे वो इमूवेबल है, सारी इंटेंजिबल प्रॉपर्टी जो कि वेस्टेड इन द फर्म थी या कंपनी के नाम पे थी, एज द केस में बी, all assets, interest, rights, privileges, liabilities, obligations relating to the firm or the company as the case may be, the whole of the undertaking of the firm or the company as the case may be. यहां से वर्ड shall be treated, यहां से वर्ड लाइन चेंज करो, shall be treated
or shall be transferred to and shall vest in the limited liability partnership without further assurance act or deed। मतलब जो भी चीज आपकी पहले फर्म की थी या कंपनी की थी वो सारी की सारी आज किस में ट्रांसफर होएगी, एलएलपी में। द फर्म और द कंपनी एज द केस में बी shall be deemed to be dissolved and removed from the records of the registrar of firms or the companies as the case may be। और जिस दिन आपकी एलएलपी रजिस्टर्ड हो गई सर उस दिन ये डीम्ड माना जाएगा कि बेसिकली आपका पुराने वाली एग्जिस्टेंस, पुराने वाली आपकी फर्म, पुराने वाली आपकी कंपनी क्या हो चुकी, डिसॉल्व हो चुकी एंड रिमूव्ड कर दी गई फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स और कंपनीज व्हाटएवर, फर्म और कंपनीज व्हाटएवर। क्लियर। नेक्स्ट इज फॉरेन एलएलपी। यस, फॉरेन एलएलपी के अंदर हम लोग वैसे पॉइंट रीड आउट कर चुके। व्हाट डू यू मीन बाय फॉरेन एलएलपी? द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर प्रोविजंस इन रिलेशन टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लेस ऑफ बिजनेस बाय द फॉरेन एलएलपी विद इन इंडिया एंड कैरिंग ऑन देयर बिजनेस therein by applying or incorporating with such modifications as appear appropriate the provisions of the Companies Act 1956 and such regulatory mechanism with such composition as may be prescribed। मतलब सर फॉरेन ये जो एलएलपी है, फॉरेन एलएलपी के रिलेटेड टू कोई भी रूल्स, कोई भी रेगुलेशंस अगर कुछ भी बनानी है तो वो सारी की सारी पावर हमने किसको दे दी, सीजी को प्रोवाइड कर दी कि सीजी टाइम टू टाइम जो रूल्स रेगुलेशन बनाना चाहती है रिगार्डिंग द फॉरेन एलएलपी वो बना सकती है। क्लियर। तो इसमें कुछ खास नहीं था। अब इंपॉर्टेंट टॉपिक मार्क कर लीजिए, वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। Clear? The winding up of a LLP may be either voluntarily or by the tribunal and the LLP so wound up may be dissolved। सर ये हो सकता है कि वाइंडिंग ऑफ द LLP में भी शायद आप वॉलंटरली करवा रहे हो और या मे बी ट्रिब्यूनल के ऑर्डर से आपकी LLP को क्या किया जा रहा है, डिसॉल्व किया जा रहा है। तो वहां पे सर आपके पास जो पॉइंट्स हैं वो क्या पॉइंट्स कवर किए गए, कहते सर्कमस्टांसेस इन विच LLP may be wound up by the ट्रिब्यूनल। कौन कौन से केसेस में, क्लियर, कौन कौन से सर्कमस्टांसेस में जो एलएलपी है वो वाउंड अप करी जाएगी बाय द ट्रिब्यूनल। एलएलपी में बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल इफ द एलएलपी डिसाइड्स दैट एलएलपी बी वाउंड अप बाय द ट्रिब्यूनल। अगर एलएलपी खुद डिसाइड करती है कि हम ट्रिब्यूनल के द्वारा बेसिकली सर क्या होना चाहते हैं, वाउंड अप। इफ for a period of more than 6 months the number of partners of LLP is reduced below 2। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था एक स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट होती है कि कम से कम LLP के अंदर कितने पर्सन होने चाहिए, 2। अगर 2 से कम हुए और आपको काम करते हुए मोर देन 6 मंथ हो चुके तो ट्रिब्यूनल बाय ऑर्डर LLP को क्या करवा सकती है, वाउंड अप। यस, इफ द LLP इज अनेबल टू पे इट्स डेट्स, अगर LLP अपने डेट्स पे करने के लिए बेसिकली एलिजिबल नहीं है, अगर उसको लग रहा है कि हम अपने डेट्स को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, पे आउट नहीं कर पाएंगे, तो ट्रिब्यूनल वहां पे ऑर्डर पास करके आपकी LLP को क्या करवा देंगे, वाइंड अप। या फिर इफ द LLP हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, दैट मीन्स आप काइंड ऑफ एलियन एनिमी की तरह काम कर रहे हैं, आप इंडिया के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट और पब्लिक ऑर्डर, तो सर बेसिकली ट्रिब्यूनल वहां पे कभी भी आपको काम नहीं करने देगा, वो आपकी LLP को क्या करवा देंगे, वाउंड अप करवा देंगे। एंड नेक्स्ट इज सर इफ द LLP हैज मेड डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार। अभी आप पीछे रीड आउट करके आए थे कि एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न, ये दोनों के दोनों डॉक्यूमेंट्स ROC को आपने एनुअल फाइलिंग की तरह, एक सिंपल वर्ड अगर लिखना चाहूं सर, एनुअल फाइलिंग की तरह हर साल आपने ये कंप्लीट करने ही करने हैं। अगर आपने ये कंप्लायंस नहीं करवाया फॉर एनी 5 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, दैट मींस कॉन्टिन्यूसली, कंसेक्यूटिव मतलब कॉन्टिन्यूसली 5 इयर्स आपने 5 इयर्स आपने एनुअल फाइलिंग नहीं करी। क्लियर। तो ट्रिब्यूनल बेसिकली आपको ऑर्डर पास ऑन करके बेसिकली आपकी
एलएलपी को क्या करवा सकता है, वाउंड अप करवा सकता है। एंड नेक्स्ट इज सर, इफ द ट्रिब्यूनल is of the opinion that it is just and equitable that LLP भी wound up, अगर ट्रिब्यूनल को लगता है कि वो जस्ट एंड इक्विटेबल है एंड इन पब्लिक इंटरेस्ट आपकी LLP को क्या करवा देना चाहिए, वाउंड अप करवा देना चाहिए, तो बेसिकली वो आपकी LLP को क्या करवा देंगे, वाउंड अप करवा देंगे। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज इफ द रूल्स फॉर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन, रूल्स फॉर वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन क्या होंगे सर, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द प्रोविजन, द सेंट्रल गवर्नमेंट में मेक रूल्स फॉर द प्रोविजन इन रिलेशन टू द वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ LLP। क्लियर। तो मतलब ये सारी पावर भी हमने किसको प्रोवाइड कर दी, CG को प्रोवाइड कर दी कि वाउंड अप करने के लिए कोई भी अगर रूल्स बनाने हैं तो वो कौन बनाएगी, CG बनाएगी टाइम टू टाइम। यस। नेक्स्ट इज मिसलेनियस। अब ये टॉपिक कोई खास नहीं है, मिसलेनियस के अंदर बेसिकली पॉइंट उसने क्या कवर किए, नंबर 1 इज बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ पार्टनर्स विद LLP। कहते क्या जो पार्टनर्स हैं वो LLP के साथ कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कंपनीज के अंदर अलाउड होता है कि कंपनी के मेंबर्स, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं वो इवन दो चाहे कंपनी के शेयर होल्डर हैं फिर भी वो कंपनी के साथ कोई ना कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। लाइक कंपनी को कोई सामान चाहिए तो कंपनी को जो सामान चाहिए सर वही शॉप मेरी है, वही बिजनेस मेरा है, तो नॉर्मली मैं कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा हूं, मैं कंपनी को कुछ ना कुछ सामान प्रोवाइड कर रहा हूं, तो क्या मैं कंपनी को जैसे बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकता था, क्या LLP में भी कोई ऐसी प्रोविजन है कि जो इनके पार्टनर्स हैं वो LLP के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब पार्टनर may lend money to and transact other businesses with the LLP and has the same rights and obligations with respect to the loan or other transaction as a person who is not a partner। तो कहते जो बेसिकली एक नॉर्मल पर्सन एक नॉर्मल पर्सन LLP के साथ डील करता है वैसे ही उसके जो पार्टनर्स हैं वो भी LLP के साथ क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं, LLP के साथ कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्लियर। द सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट डायरेक्ट दैट एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन shall apply to any LLP or shall apply to any LLP with such exception modification। मतलब सर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो कंपनीज एक्ट की कुछ प्रोविजंस को किसके ऊपर अप्लाई करवा सकती है, LLP के ऊपर भी अप्लाई करवा सकती है, वो उनकी मर्जी। अ कॉपी ऑफ एवरी नोटिफिकेशन प्रपोज्ड टू बी इशूड अंडर सबसेक्शन 1। सबसेक्शन 1 कौन सा हुआ, ये ऊपर वाला। क्लियर। कि जो इस सबसेक्शन 1 के अंदर आपने नोटिफिकेशन प्रपोज्ड करी है उसकी कॉपी पहले आपको बोथ बिफोर ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे वो रखनी पड़ेगी while it is in session for a total period of 30 days which may be comprised in one session or in 2 session or more successive sessions। क्लियर। कि दैट मींस वो जो नोटिफिकेशन आप एप्लीकेबल करने की बात कर रहे हो, वो प्रोविजंस जो कंपनीज एक्ट की आप LLP के ऊपर लगने की बात कर रहे हो, वो पहले आपको पार्लियामेंट में रखनी होगी। पार्लियामेंट में उसके ऊपर क्या होंगे, सेशंस कंडक्टेड होंगे, चाहे वो एक सेशन में हो, दो सेशंस हो या मोर सक्सेसिव सेशंस हो। इफ बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन इमीडिएटली फॉलोइंग द सेशन और द सक्सेसिव सेशन अफोरसेड बोथ हाउसेज एग्री कर जाते हैं इन डिसअप्रूविंग द इश्यू ऑफ नोटिफिकेशन, कि हम ये नोटिफिकेशन को डिसअप्रूव करते हैं, या बोथ हाउसेज एग्री कर जाते हैं कि हम मेकिंग एनी मॉडिफिकेशन इन द नोटिफिकेशन क्या करते हैं, एग्री। द नोटिफिकेशन शैल नॉट बी इशूड, किस केस में, अगर उन्होंने क्या कर दिया, डिसअप्रूव कर दिया। क्लियर। फिर वो नोटिफिकेशन इशू नहीं होगी एंड इशूड होगी अगर उन्होंने मॉडिफाइड फॉर्म में कहा था। क्लियर। तो दैट मींस ये जो सबसेक्शन 1 के अंदर आप कुछ कंपनीज एक्ट की प्रोविजंस को लगाने की बात कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी पहले आप मंजूरी लोगे कहां पे, सर पार्लियामेंट के अंदर
ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के आगे आपको ये नोटिफिकेशंस प्रपोज करनी होंगी। नाउ इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सेक्शन 68, इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। सर, एनी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड, रिकॉर्डेड और रजिस्टर्ड under this act may be filed, recorded or registered in such manner and subject to such condition as may be prescribed. A copy of an extract from any document electronically filed with or submitted to the registrar, which is supplied or issued by the registrar and certified through affixing DSC, that is digital signature, as per the Information Technology Act, this to be the true copy of extract from the such document shall in any proceeding be admissible as evidence as of equal validity with the original document। अब आपको पता है कि सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं आरओसी के पास जाते हैं सर ई फाइल होने के बाद। क्लियर। अब जो ई फाइल हमने डॉक्यूमेंट्स किए जिसके ऊपर प्रॉपरली सर्टिफिकेशन हो रखी है रजिस्ट्रार के थ्रू, क्लियर, बाय अफिक्सिंग द डिजिटल सिग्नेचर, वो भी सर अपने आप में क्या है, एक एविडेंस है। क्योंकि आज के टाइम में सर फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आरओसी के थ्रू आने क्या हो चुके हैं, कैंसल। सर एवरी डॉक्यूमेंट इज सेंट इलेक्ट्रॉनिकली। क्लियर। सारे डॉक्यूमेंट बेसिकली अगर आरओसी ने भी सेंड करने हैं तो आरओसी भी इलेक्ट्रॉनिकली सेंड करेगा। वो कंपनी या एलएलपी की जो ईमेल आईडी होगी उस पे वो सारे डॉक्यूमेंट्स क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। हाँ, बट प्रोवाइडेड वो आरओसी के डीएससी लगे होते हैं, डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर होते हैं, तो वो डॉक्यूमेंट भी अपने आप में एक सर्टिफाइड ट्रू कॉपी मानी जाती है। मतलब कल को किसी भी प्रोसीडिंग के अंदर वो एडमिसिबल एज एविडेंस होगी, ये नहीं है कि उसको एज एविडेंस नहीं माना जाएगा। क्लियर। तो मतलब वो एक पक्का प्रूफ है अपने आप में। यस, एनी इंफॉर्मेशन supplied by the registrar that is certified by the registrar through affixing digital signature to be true extract from any document filed with or submitted to the registrar shall in any proceeding be same case। that means e-filing of documents के अंदर पहली बात तो आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकली सबमिट करवाने की जरूरत नहीं है। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की क्या होगी सर, ई-फाइलिंग होगी। अब साइट भी आपको मैं बता चुका, mca.gov.in, ऑनलाइन जाके आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को ई फाइल कर सकते हैं। और वो जो सारे डॉक्यूमेंट्स आप फाइल करोगे या रजिस्ट्रार की ओर से कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपको आएगा वो भी सर इलेक्ट्रॉनिकली आएगा। एंड इलेक्ट्रॉनिकली आने का मतलब कल को आप ये नहीं कह सकते कि सर वो तो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड है इसीलिए वो एडमिसिबल इन एविडेंस नहीं होगा। गलत। अगर आरओसी के द्वारा वो सर्टिफाइड है, आरओसी के डिजिटल सिग्नेचर वहां पे लगे हुए हैं, तो नॉर्मल सी बात सर वो प्रॉपर वे से एक अपने आप में ट्रू कॉपी है, एडमिसिबल इन एविडेंस है। इस पूरे पैराग्राफ में जस्ट ये समझाया गया। तो मिसलिनियस प्रोविजन के अंदर इतनी कोई हार्श पॉइंट नहीं है, सिंपल से पॉइंट्स हैं। इनको डबल टाइम जब आप रीड करोगे तो बड़े आराम से आपको ये क्लियर होंगे। नेक्स्ट इज सर पेमेंट ऑफ एडिशनल फीस। एनी डॉक्यूमेंट और रिटर्न रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड और रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विद द रजिस्ट्रार, जो कि आपने रजिस्ट्रार के पास क्या करवाने थे सर, फाइल करने थे या रजिस्टर्ड करवाने थे। इफ इट इज नॉट फाइल्ड और रजिस्टर्ड इन द टाइम प्रोवाइडेड देयरइन। अभी तक तो हमने दो टाइम पढ़े सर, एक था 6 months का स्टेटमेंट ऑफ सॉल्वेंसी के लिए और एक था 60 days का एनुअल रिटर्न फाइल करने के लिए। तो अगर विद इन द गिवन टाइम आपने उसको फाइल नहीं किया, रजिस्टर्ड नहीं किया, तो सर आप अप टू अ पीरियड ऑफ 300 days फ्रॉम द डेट विद इन विच इट शुड हैव बीन फाइल्ड, उस दिन से 300 दिन के अंदर अंदर बाय पेइंग ₹100 फॉर एवरी डे, एक एडिशनल, क्या लिख रहा हूं वर्ड यहां पे, एडिशनल फीस ₹100 पर डे पे आउट करके सर अप टू 300 days आप बड़े आराम से उसको फाइल कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मैं 6 months या 60 days के अंदर मैं वो डॉक्यूमेंट्स को फाइल नहीं कर पाया, तो उस दिन से क्लियर 300 days के अंदर अंदर मैं एडिशनल फीस पे आउट करके उन डॉक्यूमेंट्स को आरओसी के पास आज भी क्या करवा सकता हूं, सबमिट करवा सकता हूं। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज हाउएवर सच डॉक्यूमेंट और रिटर्न में
विदाउट प्रेजुडिस टू एनी अदर एक्शन और लायबिलिटी, दैट मीन्स आपके अगेंस्ट जो एक्शन लिए जाने थे वो तो लिए जाएंगे ही जाएंगे, क्लियर। ऑल्सो बी फाइल्ड आफ्टर सच पीरियड ऑफ 300 डेज ऑन पेमेंट ऑफ, अच्छा अगर आप 300 दिन के अंदर भी नहीं फाइल कर सके तो कोई बात नहीं, उसके बाद भी आप कर सकते हो बाय पेइंग सम एडिशनल फीस। बट ये ध्यान रखना, जो आपके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी बनती है या कोई एक्शन लेना बनता है वो तो लिए जाएंगे ही जाएंगे, ये एडिशनल फीस है, ये एडिशनल फीस है। इसका मतलब ये नहीं है कि नॉर्मली हमने 100 पर डे के हिसाब से पे आउट कर दिया तो मेरे ऊपर जो पेनल्टी लगती थी या मेरे ऊपर जो नॉर्मली इंप्रिजनमेंट लगती थी उससे हम बच जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है सर। ये एडिशनल लायबिलिटी आपके ऊपर लगाएगी विदाउट प्रेजुडिस का मतलब उनको बिना कोई नुकसान पहुंचाए हुए, दैट मीन्स एक्ट के अंदर अगर कोई आपके अगेंस्ट एक्शन है, अगर आपके अगेंस्ट कोई लायबिलिटी बनती है वो तो होएगी ही होएगी, प्लस साथ में ये एडिशनल फीस का आपको चांस प्रोवाइड किया। इज क्लियर टू ऑल। एंड द लास्ट इज डिफरेंसेस विद अदर फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जैसे फर्स्ट आपके पास है एलएलपी एंड पार्टनरशिप का, एंड मे बी लास्ट नंबर 2 होगा एलएलपी एंड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीज का। तो ये सारी की सारी प्रोविजंस हम लॉट ऑफ टाइम यहां पे रीड आउट कर चुके, तो ये 2 टॉपिक्स मैं प्योरली मोस्ट इंपॉर्टेंट के अंदर काउंट कर रहा हूं क्योंकि डिफरेंसेस मोस्टली पेपर में पूछे जाते हैं, एंड प्लस ये टॉपिक आप रीड आउट करोगे सेल्फ क्योंकि बिल्कुल इजीएस्ट टॉपिक है एंड नंबर ऑफ टाइम्स हम इन टॉपिक्स को रीड आउट कर चुके, क्लियर। तो ये सेल्फ 2 डिफरेंसेस मैं सिर्फ आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, बाकी टॉपिक एलएलपी का मेरी ओर से कंप्लीट हो चुका, एंड काइंडली इस टॉपिक को आप भी अपनी ओर से फिनिश करो, क्लियर। जब तक आप इसको प्रॉपर वे से फिनिश नहीं करोगे सर कंपनीज एक्ट स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि ये 3rd लेक्चर जस्ट हाफ एन आवर का है, तो नॉर्मली हाफ एन आवर के अंदर और प्लस 2 क्लासेस में आपको कल भेज चुका, आपका एलएलपी एक्ट कंप्लीट हो चुका, एंड सिर्फ और सिर्फ हमारी ओर से एक एक्ट पेंडिंग है, दैट इज कंपनीज एक्ट, क्लियर। तो नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्टार्ट करवाऊंगा कंपनीज एक्ट 2030, क्लियर। एंड तब तक के लिए आप अपना एलएलपी एक्ट क्या करें, कंप्लीट करें। थैंक यू।